अलाउड टू रिकॉर्ड, ठीक है, हो गया। तो इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनाया था वो अपन ने ऐसे बनाया था, दैट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर लाइक दिस। इधर एक हाइड्रोजन लिखा था अपन ने, इधर इलेक्ट्रोफाइल लिखा था अपन ने, और ये अपन ने ऐसे लिखा, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब पता क्या होगा इसमें, क्या क्या पूछ सकते हैं अपन से? अपन से पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें, ठीक है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगा, बड़ा मुश्किल होगा। यहां पर एरोमेटिसिटी लॉस था, एरोमेटिसिटी बन रहा है, बड़ा इजीली हो जाएगा रिएक्शन। तो इस केस में व्हाट विल से कि भाई जो ये वाला स्टेप है ना, जो बड़ा मुश्किल से होगा, दैट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, है ना। उस स्टेप को अपन कहेंगे दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अपन लिखेंगे इसमें दैट इज कि भाई इसमें एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रहा है, सो दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो दिस इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप एज एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। तो ये अपना स्लोएस्ट स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप, बिकॉज उसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रहा है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो बनेंगे, ये तो आपने रेजोनेंस फिनोमेना शो किया, इधर तो अपन ने क्या शो किया, रेजोनेंस फिनोमेना शो किया। तो जैसे कैटाइन्स बनते हैं, कैटाइन अपन लिखते हैं ना ऐसे, कार्बोनियम आयन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड से पॉजिटिव चार्ज बने। तो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड से कैटाइन्स बनाएंगे अपन, तो उनको बोलते हैं अपन एरिनियम आयंस। क्या बोलेंगे, एरिनियम आयन। एरोमेटिक कंपाउंड से बने ना, तो उनको एक नया नाम दे देते हैं एरिनियम आयंस, अदरवाइज दिस इज कार्बोनियम आयंस, कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर ये स्टेप जो होगा, दिस स्टेप विल बी वेरी फास्ट। व्हाई इट इज सो, एरोमेटिसिटी इज रीगेन्ड फास्ट as aromaticity regained। तो एरोमेटिसिटी रीगेन होगा तो इट विल बी द फास्ट। फिर अपन कहेंगे भाई इसमें ना, ये जो एरिनियम आयंस होते हैं ना, दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय दिस फिनोमेना, द मैकेनिज्म वाज गिवन बाय वेलेंड, दैट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो अपन क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है भाई, फिर इन एरिनियम आयंस को या इसको जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन सब का, उसको अपन वेलेंट इंटरमीडिएट बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, वेलेंट इंटरमीडिएट, दैट इज एरिनियम आयंस। तो उसके एक नया नाम भी दे सकते हैं अपन, वेलेंट इंटरमीडिएट। फिर अपन कहेंगे ये ना, क्योंकि इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स था, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसे अपन कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे अपन, पाई कॉम्प्लेक्स। वो तो अपन को पहले से पता है, वो फेरोसिन पढ़ा ना अपन ने, बेंजीन डाई क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ पाई कॉम्प्लेक्स। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका पाई कॉम्प्लेक्स मतलब अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ऐसे अबव एंड बिलो, तो ये वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर सकता जैसे बेंजीन कर सकता है, तो अपन इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसका डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होता है अबव एंड बिलो, डाइबेंजीन क्रोमियम में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 कैलकुलेट किया अपन ने, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ पाई कॉम्प्लेक्स, दिस कैन फॉर्म अ पाई कॉम्प्लेक्स बट दिस कैन नॉट फॉर्म अ पाई कॉम्प्लेक्स, सो अपन इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। This will be the rate determining step, मतलब slowest step, because we are breaking the aromaticity, and this will be the fast step. अभी what happens, हमने पहले भी मतलब डिस्कस किया है in chemical equilibrium that what is the energy of forward reaction, what is energy of backward reaction, like that हमने डिस्कस किया हुआ है। इस केस में what will happen, अगर हम जितना एरोज होता है, ये जितना एरोज होगा ना, ये वाला और ये वाला, जितना एरोज होगा लिखोगे आप, उतना ही स्टेप्स का रिएक्शन होता है, और हर एक स्टेप रिएक्शन करने के लिए एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। तो अपन क्या कहेंगे इसके लिए, दिस इज अ पाई कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको हटा देता हूं, पाई कॉम्प्लेक्स इसे लिखने की जरूरत नहीं है अपन को।
वी नो दैट सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे ना ग्राफ में भी बता सकता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड हियर विल बी द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, मतलब रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा ना, दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एरिनियम। बिल्कुल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, एक्चुअली ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है ना, रियल स्ट्रक्चर तो यही है, इसको ही हम आइसोलेट करते हैं। रियल स्ट्रक्चर तो यही होगा जिसको हम आइसोलेट करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि ये वाला स्टेप बड़ा मुश्किल से होगा, तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये वाला फास्ट स्टेप है, मतलब इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट। ये एनर्जी पहले इसका था, रिएक्शन करने के लिए मुझे एनर्जी यूज करना पड़ा, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करके ये बनाएगा, तो इट विल बी द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। दिस इज हाउ द एनर्जी इज। तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है, ये एनर्जी कम होगी। तो जैसे अपन ने लिखा पहले कि भाई ये तो जीरो ले लेते हैं अपन, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, reactant get converted into the product, that is called, so x axis पे अपन ने लिखा reactant get converted into the product। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, और ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। इस स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, इसको मैं E1 कर देता हूं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इस स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, P2 लेते हैं। जिस स्टेप्स में अगर जितना स्टेप होता है ना किसी भी रिएक्शन में, उतने ही पीक्स भी होते हैं। जो यहां पर पीक्स पे होता है उनको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, पहले अपन ने पढ़ा सारा पार्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, सारी चीजें आप केमिकल इक्विलिब्रियम में देख लेना, नहीं तो मैं फिर से इसको किसी दिन रिवाइज करूंगा, राइट ना, तो अपन उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसी रिएक्शन को इसमें लिखते हैं। अगर इस रिएक्शन को इसमें लिखूंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, यहां पर मेरे पास बेंजीन प्रेजेंट होगा, पहले मैं यहां पर एनर्जी लिख दूं, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये एनर्जी डिफरेंस होगा जिसको अपन कहते हैं भाई एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो कभी अपन इसको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी बोल देता हूं, मैंने हैश इसलिए लगाया कि एक्चुअल एंथैल्पी अपन यही बोलते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो अपन को पता है, इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, मतलब ये अगर 5 है तो ये 8 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तभी तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, तो इट विल बी लाइक दैट। तो अपन को पता है कि भाई डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सीई का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा सीएच से, एच इज बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो रहा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां पर मेरे पास बेंजीन है, आप तो ये बता दो, मेरे पास पीएच और एच है, मैंने यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना इस पे, तो ये है ना इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो आप यहां बनाओगे, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि अपन को दिखे अच्छे से, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि मैं उसमें स्ट्रक्चर को भी दिखा सकूं, क्योंकि उससे भी अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। मैंने यहां पर जो ग्राफ बनाया था वो ऐसे बनाया था, ये तो यहां पर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बोला मैंने, और ये अपन ने एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बोला, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बोला था मैंने, ये अपन ने डेल्टा एच लिखा था, दैट इज राइट ना, और यहां पर मैंने आपको बोला कि भाई ये आपका
E1 है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द सेकेंड स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास पीएच बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया मैंने, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे अब यहां पर ये इंटरमीडिएट है, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया आपने, दिस इज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऊपर बनाते सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये तो आप ऐसे बता रहे हो मुझे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और ये H। तो फिर यहां क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ना ऐसे होने वाला है, थोड़ा नीचे बना देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर ऐसे होने वाला है, क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ना ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जैसे जैसे बॉन्ड बना रहा होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और ये फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला होगा, क्योंकि मैंने बॉन्ड को यहां से ऐसे शिफ्ट किया था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन लेके उसको दिया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होते हैं जहां पार्शियल बॉन्ड बने होते हैं, ये बन गया, मतलब ये कंप्लीटली बन गया, यहां पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली आ गया, वहां रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस यही होता है, इंटरमीडिएट को मैं आइसोलेट कर सकता हूं लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। आप ट्रांजिशन स्टेट को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम तो पार्शियल बॉन्ड बने होते हैं ना, पार्शियल बॉन्ड का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस फिनोमेना, नॉट रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके बाद क्या होगा, तो अपन ने कहा था देखो भाई अब रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो इसमें अपन ने क्या दिखाया, हाइपर कॉन्जुगेशन, सो दैट कि वापस अपने पास क्या आ जाए, एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, इस स्टेप में ना हाइपर कॉन्जुगेशन से पाई बॉन्ड वापस बन रहा होगा, मतलब अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाला हाइड्रोजन टूट के हाइपर कॉन्जुगेशन से बाहर जा रहा होगा और यहां पर बॉन्ड बन रहा होगा, तो यहां जो फुल फ्लेज चार्ज था ना ये वाला, ये चार्ज पार्शियल में कन्वर्ट होगा और वो पार्शियल चार्ज थोड़ा हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो रहा होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में हमेशा पार्शियल बॉन्ड्स होंगे और उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसमें एरोमेटिसिटी रीगेन हो रहा है, इसमें एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो फिर यहां पर अपन कहेंगे आप प्रोडक्ट बनाओ, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास, यहां पर क्या बना अपने पास, बेंजीन है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और प्लस हाइड्रोजन हो गया, वो हाइड्रोजन वहां से लीव कर गया, यू गॉट दैट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए था इस स्टेप को करने के लिए, दैट्स व्हाई दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, दिस स्टेप विल डिसाइड की रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये तो फास्ट था, थोड़ा सा एनर्जी यूज करेंगे विल गेट कन्वर्टेड, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म, राइट। सो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, राइट, ट्रांजिशन स्टेट can never be isolated, can't be isolated, but intermediate जो sigma complex है that can be isolated, can be isolated, ये isolate कर सकते, फिर this is sigma complex, here the rate determining step is the first one, so first step पे rate determining step, first step is RDS, that is rate determining step, as it is, as it require higher energy of activation, EA, that is energy of activation, therefore slowest step, किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, तो वी कैन राइट दैट
that is the slowest step. Or it's exothermic reaction because proton has very good leaving ability. It is exothermic, as H positive is the best leaving group. So it can be substituted by electrophile, any electrophile. It can be substituted by any electrophile. By any electrophile. इसको अपन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं. That is about the mechanism. अब हम क्या करेंगे, हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन में अपन ये पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई रिएक्शन करना है तो उस रिएक्शन में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लें, कोई भी रिएक्शन लिखो आप, उस रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लें तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है. ठीक है, तो लेट अस जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल्स और एप्लीकेशन पढ़ते हैं. तो मैं इसको हटाता हूं एंड विल राइट द एप्लीकेशन. तो किसी भी रिएक्शन में फॉर ऑल रिएक्शंस वी कैन राइट द ग्राफ लाइक दिस, और जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा उसमें मैक्सिमम एनर्जी यूज होगा. तो लेट अस चेक द एप्लीकेशन पार्ट. द एप्लीकेशन विल बी, जैसे अपन लिखेंगे एप्लीकेशन, तो पहले अपन एप्लीकेशन में लिखते हैं हेलोजनेशन की बात करते हैं. ठीक है ना, इधर थोड़ा ऊपर, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन. अभी हेलोजनेशन में व्हाट विल हैपन, जब हम हेलोजनेशन पढ़ेंगे बेंजीन का, तो वी कैन से दैट कि हेलोजन्स X2 है, Cl2, Br2 एंड I2, उन पे तो पहले से लोन कर आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एंड C6H6 is also electron rich, so they will repel each other. They will repel each other. तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं. और अगर वो दोनों को रिपेल करेंगे, है ना, अगर वो दोनों को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड कैसे बनेगा. दस, अब हमको कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इनको पॉजिटिव चार्ज बना दे इन पे. वी एड Lewis acids which can take electron from this and make them electron deficient for halogenation. अभी हेलोजनेशन में अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन हेलोजनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन. फ्लोरिनेशन तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि हम कभी ये बना ही नहीं सकते. मोस्ट ट्रस्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये तो बन ही नहीं सकता. हम क्या कर सकते हैं, जैसे हेलोजनेशन की बात करते हैं और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस. अगर अपन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करेंगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन से. दिस इज द रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो सकता.
पूरा केमिस्ट्री में फ्लोरीन इज ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव, बट नेवर कंपेयर the reactivity with bond energy. We already know that Cl2 का bond energy ज्यादा होता है Br2 से, Br2 का ज्यादा होता है F2 से, F2 का ज्यादा होता है I2 से, बट इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि भाई नहीं नहीं इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिएक्टिविटी इज ऑलवेज लाइक दिस। ये तो बॉन्ड एनर्जी इसलिए बिकॉज इसमें ना फ्लोरीन फ्लोरीन का जो 2p रिपल्शन होगा ना लोन पेयर का, उसकी वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी कम। लेकिन बॉन्ड एनर्जी इट विल बी लाइक दिस। बॉन्ड लेंथ अगेन विल से दैट इसका छोटा होगा इससे, इसका छोटा होगा इससे, इसका छोटा होगा इससे, बॉन्ड लेंथ। जनरली व्हाट वी से दैट ना बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। हेलोजेंस में ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा तुमसे पूछते हैं। आप मार्जिन से ऊपर लिख दो दिस इज बॉन्ड एनर्जी एंड द बॉन्ड लेंथ इज दिस। F2 छोटा होगा Cl2 से, Cl2 छोटा होगा Br2 से, ऑब्वियसली बात है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब फ्लोरिनेशन तो हम कभी कर नहीं सकते, ये बात कभी मतलब हमेशा याद रखना कि आप बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी को कभी मिक्स नहीं करना। फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल as fluorination not possible as we can't generate F positive। हम कभी F पॉजिटिव नहीं बना सकते तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं। तो क्या फ्लोरिनेशन बेंजीन का नहीं होता? मैंने कब का नहीं होता, आगे करेंगे ना रिएक्शन। धीरे धीरे अपन को फ्लोरिनेशन के भी बहुत सारे मेथड मिलेंगे, अभी नहीं करते, अभी रुक जाते क्योंकि इस चैप्टर में अपन को फिर फ्लोरिनेशन नहीं मिलेगा ना, तो क्यों अभी से परेशान होता है। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड, अभी लुइस एसिड वी नो दैट AlX3 X will be ClBrI, BX3 they are also very good Lewis acid ClBrI, FeCl3 ZnCl2, मतलब जो भी लुइस एसिड हो सकता है वो कोई भी यूज कर सकता है। तो लुइस एसिड मस्ट बी यूज्ड। आयोडोनेशन में थोड़ा डिफरेंट होता है, because what will happen, we'll say that इसके सबसे ओके सबसे क्लास में अभी भी क्लास ही चल रही है। ठीक ठीक है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ठीक है, ऋषि का मतलब वो फट से बंद कर देती है रिकॉर्ड, वेरी गुड। चलो देखते हैं अपन। तो अभी ना जैसे हेलोजनेशन है ना, एक सिंपल वर्ड्स में अपन देखें, भाई ये सब इतना पढ़ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, ये है मेरे पास, इसको हेलोजन से रिएक्ट करवा देते हैं Cl2 से। अब एक मुझे ऐसे लिखना है और इससे जो हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे आप उसको HCl बना देना है। मतलब मेरे पास दो Cl थे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक Cl लगा दिया और एक HCl बना दिया। क्या प्रॉब्लम है, हो गया क्वेश्चन। इतना सारा क्यों लिखे? दिस इज बेंजीन का क्लोरिनेशन। अब तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, बताओ रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा लुइस एसिड डाल देते हैं, ऐसे लिख दो। भाई ये कैटलिस्ट है विच इज ऑलवेज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो रिकवर हो जाएगा। इट इज ऑलवेज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन ना, तो रिकवर हो जाएगा, बाकी रिएक्शन हो जाएगा। एक Cl को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं और एक HCl बनेगा। अब अगर मैं सेम रिएक्शन ना आयोडीन के साथ करता हूं तो
आइडोबेंजीन बना और ये HI बना। HI इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि वो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगा रादर देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये इससे रिएक्ट करके इधर बना देगा। अब मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता रहे। अब एक बात और, इसमें 6 हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो फिर अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर जो ये बना, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बैकवर्ड रिएक्शन रिडॉक्स। तो अपन क्या कहेंगे भाई, एक काम करो, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डाल दो, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इससे रिएक्ट ना करे, इससे कर ले, जैसे ही बनेगा एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया तो बैकवर्ड नहीं आ पाए। Iodination is carried out in presence of oxidizing agent, as HI is strong reducing agent. Reducing agent. So जो बैकवर्ड रिएक्शन है ना, उसका रेट मैं रेट लिख देता हूं। जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा ना, वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल ले लेते भाई, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा अपन लिखेंगे HiO3, फिर आप HGO भी ले सकते हो, आप HNO3 भी ले सकते हो, बट द बेस्ट वन इज HiO3। फिर HGO भी ले सकते हैं अपन, बिकॉज HiO3 HI के साथ रिएक्ट करके I2 बनाता है। HiO3 HI के साथ रिएक्ट करके I2 बनाता है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं HiO3 plus HI plus H2O, right? We can write like this. So we can write that HiO3 है। n फैक्टर ले लेते हैं, ये 5 होगा, I2 बनेगा थ्राइस ऑफ I2, बाकी वाटर बना देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, वो n फैक्टर से बैलेंस कर दिया मैंने। n फैक्टर लेके बैलेंस करना आता है अपन को। लो भाई आपका रिएक्शन, तो उसमें I2 भी बनेगा, मतलब मुझे बार बार I2 ऐड नहीं करना पड़ेगा। HiO3 यूज किया, HI जो बन रहा है वो HiO3 से रिएक्ट करके वापस I2 बना देगा, तो विन विन सिचुएशन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ बैक। अगर HI होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा ना। तो अपने लिखा कि भाई इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड मैंने उसको वो सोच के लिखा कि भाई HI है तो बैकवर्ड वाला ज्यादा फास्ट हो जाएगा, सो दैट फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाए बैकवर्ड से। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये KF है, ये KB है, विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
KB इज ग्रेटर देन KF। मैं इसको R लिख लेता हूं क्योंकि रेट कांस्टेंट भी एक ही बात है। तो R ऑफ B इज ग्रेटर देन R ऑफ F। मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड नहीं किया आपने तो इट विल बी लाइक दिस। हाँ, लिख लेना 3H2 डजंट मैटर। मतलब ये रिएक्शन अपन ने पढ़ा हुआ है पहले, और क्लास में अपन ने डिस्प्रोपोर्शनेशन तो इसी टाइप के रिएक्शन से सीखा। दिस इज अबाउट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट कि भाई ये इंफॉर्मेशन। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट ये जो पार्ट है ना, एक्सेप्ट दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग दिस रिएक्शन ऑल्सो, ये सारा मैं हेलोजेंस में वापस पूछूंगा आपसे जब आपको 17th ग्रुप पढ़ाऊंगा। ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, मतलब मैं आपको 17th ग्रुप भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए अपन को उसी में टाइम लगेगा बिकॉज हम उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। बताया ना मैंने, रिएक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, यही तो इंपॉर्टेंट होता है हेलोजेंस में। फिर इंडिविजुअल प्रिपरेशन तो बड़ा इजी होता है। तो दिस इज अबाउट द हेलोजेंस। ठीक है, अब ये तो कर नहीं सकते भाई, इसके लिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया। एक मैकेनिज्म बता दो, बाकी हम अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, इन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कैसे बनाते हैं आप बता दो, हम बना देंगे और कर देंगे हेलोजनेशन। तो देखो अपन कैसे बनाएंगे हेलोजनेशन। तो अपन क्या करेंगे हेलोजनेशन के लिए, विल राइट जैसे मैंने आपको लिखा, तो मैंने लिखा भाई पॉइंट ए क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मतलब आप क्या करने वाले हो, बेंजीन को Cl2 से रिएक्ट करके AlCl3 से रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बनाने वाले हो प्लस HCl। अब बस ये बता दो आपकी इसमें आपने Cl पॉजिटिव कैसे बनाया, बाकी हम अपने आप कर लेंगे क्योंकि जनरल मैकेनिज्म आपने बता रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का। बता देते हैं भाई। देखो मेरे पास क्या था, Cl2 था, मैंने उस Cl2 में AlCl3 डाल दिया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। इसमें अपन ने ऐड किया AlCl3। AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो इट इज ऑलवेज ऐसा। कहां जाएगा, ऑब्वियसली बात है इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो ये ऐसे बनाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर तो इससे। Cl पे पॉजिटिव चार्ज अपन कहेंगे क्यों नहीं आ सकता, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैं तो किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगा। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो। ठीक है भाई, अपन कहेंगे अगर यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से इन दोनों में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ पुल करेगा अपनी तरफ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पुल्ड अप होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पुल्ड अप होगा, अपन क्या करेंगे, आप ना थोड़ा हीट ही कर दो इसको। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पहले, क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या लिखें, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, ये बन गया Cl पॉजिटिव। अब जो ये Cl पॉजिटिव बनेगा तो पहले अपन इसमें इसको ऐड करके रखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्लो। तब अपन इसमें बेंजीन डालें, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, एरिनिमाइन बने, क्लोरोबेंजीन बन गया और H+ है। बाकी मैकेनिज्म आपको पता है, वो एरिनिमाइन वेलेन इंटरमीडिएट्स बन गए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, एवरीथिंग वी नो दैट। बस आप ये बता दिया आपने कि Cl पॉजिटिव बन गया, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और वो अटैक करेगा, वी गॉट H+। ये जो H+ बनेगा ना, this H+ will react with
AlCl4 to give AlCl3 and HCl। अब ठीक है, अपन से कोई पूछ सकता है भाई ये इससे रिएक्ट करेगा क्या, फिर ये बनाया क्यों था जब रिएक्ट कर रहा है उससे, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, नो डाउट इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये क्या था, न्यूट्रल था, और ये क्या था, चार्ज था। न्यूट्रल वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज से। फिर इसमें बॉन्ड एंगल 120 था, इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स है, तो इसमें 109.28 मिनट्स होने से 109.28 मिनट्स होने से क्या होगा, ClCl में रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर रिपल्शन बढ़ेगा ClCl में तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड थोड़े वीक हो जाएंगे। अगर बॉन्ड थोड़े वीक होंगे तो अपन कहेंगे उस केस में जब H प्लस साइन इससे रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। व्हाट इज सो, बिकॉज पहले जो AlCl3 था ना अपने पास, तो Al में जो 3 Cl थे ना अपने पास, ये 3 Cl से जो फोर्थ Cl आएगा एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो फोर्थ Cl जो होगा वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज यहां पर बॉन्ड एंगल 120 से कितना हो जाएगा 109.38 मिनट्स, तो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। तो जैसे ही अपन उसमें H प्लस ऐड करेंगे वो HCl बन जाएगा और वो AlCl3, that is the catalyst which is recovered at the end of reaction. This is, अब Cl की जगह Br लिख लो, you'll get the bromination. Similarly, the bromination will take place. Similarly, the bromination can take place. आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्सो, जैसे आपने लिखा ना Cl2 AlCl3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। Why it is so? अपन को पता है ना Fe प्लस Cl2 FeCl2 बनाता है, एक्सेस में Cl2 होता तो FeCl3 बना देता। FeCl3 बनेगा, फिर Cl2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अभी FeCl3 अगेन इट इज अ लुईस एसिड, ठीक है, तो राइट लाइक दिस। ये बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। We got that. तो we can write like this. This is halogenation. Bromination भी वैसे ही होता है। Iodination में it will be different. Iodination में अपन को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि HI बनेगा ना, तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज बैकवर्ड रिएक्शन भी करेंगे। हाँ, अगर आयोडिनेशन को अपन ऐसे भी कर सकता है, जैसे फॉर आयोडिनेशन आई कैन राइट दैट आयोडिनेशन तो आयोडिनेशन में अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें अपन को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। व्हाई इट इज सो, इंटरहैलोजन कंपाउंड है, जो हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्या करेंगे अपन, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा और जो प्रोटॉन लीव करेगा उसमें अपन HCl बनेगा। तो अगर प्रोटॉन लीव करने वाला HCl बनाएगा ना, तो HCl इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आयोडिनेशन अपन ऐसे कर लेते हैं। HI बनेगा तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इधर वाले पार्ट में मैंने क्या किया ना कि भाई हमें क्लोरीनेशन ऐसे भी कर सकते हैं अपन, क्लोरीनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, Cl2Fe लिख के। Cl2Fe लिख के क्यों, क्योंकि Cl2 और Fe लिखने का मतलब है कि आई विल राइट लाइक दिस,
और FeCl3 बनेगा और एक्सेस में Cl2 है तो FeCl3 Cl2 से रिएक्ट करके वापस क्या बनाएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ FeCl3 होता तो Cl पे अटैक करेगा, इसकी जगह FeCl3, इसकी जगह FeCl3, FeCl4 जैसे मैंने लिखा और Cl पॉजिटिव बनेगा। मैकेनिज्म से अभी किसी को डाउट है? दिस इज हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन में वी ऑल नो दैट भाई Cl पॉजिटिव जब अटैक करेगा द फर्स्ट स्टेप इज द रेडिएटिंग स्टेप। हेलोजनेशन में halogen plus Lewis acid, you can use BF3, you can use ZnCl2, you can use any Lewis acid. Lewis acid, generally the halides of 3D elements, due to the presence of empty d orbitals, they are Lewis acids. AlCl3, BF3, BCl3, BeCl2, like that. This is about the halogenation. Next we can write is nitration. अभी nitration में we can write that. Nitration तो मुझे क्या करना है, बेंजीन लेना है, NO2 पॉजिटिव देना है और नाइट्रोबेंजीन बना देना है, नाइट्रोबेंजीन प्लस H प्लस। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर हमें इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो वी कैन राइट लाइक दिस भाई। पहले तो आप मुझे बस ये बता दो कि ये नाइट्रोनियम आयन बनेगा कैसे। बस अगर मुझे नाइट्रोनियम आयन बनाना है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। एक तो ये चलेगा, या फिर आप लिख सकते हो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तब भी चलेगा। H2SO4 is a stronger acid than HNO3, तो फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक HNO3 ले लो, concentrated HNO3 and acid stronger than HNO3, तब भी मेरा काम चल जाएगा। मतलब मैं HNO3 प्लस HClO4 भी ले सकता हूं, HNO3 प्लस HI भी ले सकता हूं। HI is a stronger acid than H2SO4, you know that. तो ठीक है, लेट अस चेक, अगर मैं इसको जनरेट कर लिया तो हो गया अपना रिएक्शन। कैसे करेंगे, चलो मैं कहना सकता हूं, मेरे पास अगर HNO3 गिवन है ना, इसको मैं H2SO4 से रिएक्ट कर लेता हूं, मैं इसको H2SO4 से रिएक्ट कर लेता हूं, दिस विल एक्ट एज अ एसिड, दिस विल एक्ट एज अ बेस। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्गर एसिड के कंपैरिजन में हम वीकर एसिड को बेस बोल सकते हैं अगर उनमें रिएक्शन हो सकता है तो। इसमें दोनों में आपस में रिएक्शन हो, ये रिएक्शन लिखने के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं H3O पॉजिटिव बन जाएगा, उधर अटैक करेगा तो नॉट H3O पॉजिटिव, H2O बन जाएगा, NO2 बन जाएगा और ये HSO4 बचेगा। ये लो भाई, ये लो, एक तरीके से आपने एसिड कहा ना, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये वाटर बना, ये सॉल्ट बन गया, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट और ये वाटर और ये एसिड बेस।
मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि HNO3 प्लस H2SO4 में HNO3 एक्ट एज अ बेस एंड H2SO4 एक्ट एज अ एसिड। हाँ बिल्कुल यही बता रहा हूं, और एक क्वेश्चन में भी पूछेंगे सबसे। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, ये नाइट्रोनेमाइन ऐसे बन रहा है, ये एसिड है, ये बेस है। ये बना कैसे, हमसे कोई नहीं पूछता। ये कैसे बन गया, हमसे कोई नहीं पूछता। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपन, ये समझने के लिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू कैसे करते हैं। मेरे पास HNO3 है, मैंने इसको H2SO4 में ऐड किया। अगर सॉल्वेंट वाटर है, इसमें वाटर सॉल्वेंट होगा। प्रीवियस वाले रिएक्शन में वाटर कभी सॉल्वेंट नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें लुईस एसिड आपने यूज किया है, वहां वाटर सॉल्वेंट नहीं हो सकता। वो लुईस एसिड वाटर से ही रिएक्ट करेगा ना, बिकॉज वाटर इज अ लुईस बेस। तो पहले वाले रिएक्शन हेलोजनेशन में व्हाट इज द सॉल्वेंट, नाइट्रोबेंजीन। एनी अदर सॉल्वेंट, डाइक्लोरोमीथेन। सॉल्वेंट की बात मैं करूंगा थोड़ा, अभी थोड़ा अपन फोकस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक पे, फिर मैं सॉल्वेंट पे भी आऊंगा वापस, और सारे रिएक्शन के लिए बताऊंगा। देखो ऐसे रिएक्शन में अपन कभी कोई ऐसा वाला सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते। वो सॉल्वेंट को आपको बताऊंगा कि किस रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट और क्यों यूज करेंगे। सॉल्वेंट से तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मैं कहूंगा मेरे पास लोन पेयर है, लोन पेयर हो तो वाटर में ना इसमें पोलैरिटी हो, पोलैरिटी होगी तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे ही अटैक करेगा। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं होता तो फिर इसमें पोलैरिटी नहीं होती, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लेता, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तीनों में से, इस पे, तो इस पे रिएक्ट कर पाता। अभी एसिड है, ऑब्वियसली बात है H2SO4 HNO3 एसिड वाटर में ही हो सकते हैं, बगैर वाटर के थोड़ी H+ साइन दे देंगे ये। तो वी विल से दैट ये H+ साइन अटैक करेगा, तो आई गॉट HOH पॉजिटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज आया और ये HSO4 बच गया, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया बॉन्ड को। तो अपन कहेंगे इसको ब्रेक हमें करना है या वो अपने आप होगा, तो अपन कहेंगे अगर अपन को ब्रेक करना है तो एक और H2SO4 डाल दो। एक और मतलब H2SO4 को एक्सेस में लिख देना, वहां पर अपन एक्सेस लिख लेंगे। तो उससे फायदा क्या, क्योंकि जैसे ही अभी H+ क्या करेगा, इधर ना पॉजिटिव चार्ज आने से ही अनस्टेबल हो गया ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, और उसका लोन पेयर अनस्टेबल होगा तो ये वापस वहीं अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा, तो अब दो पॉजिटिव चार्ज तो आ नहीं सकते। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर इससे रिएक्ट करेगा, वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। जैसे जैसे ये इससे बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके पास जा रहा होगा, वैसे वैसे वो नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अनस्टेबल था ना, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे अपने पास क्या बनेगा, H3 और पॉजिटिव बन गया, इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो NO2 पॉजिटिव बन गया, एक HSO4 ये है और एक HSO4 ये है, तो मेरे पास 2 HSO4 बन गया। ये आपका नाइट्रोनेमाइन। और अगर नाइट्रोनेमाइन है, बेंजीन पे अटैक करो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ, रेडियमाइन वगैरह बनाओ, एरोमेटिसिटी रीगेन करो, यू गॉट दैट। और जो HSO4 बनेगा, एक H3O पॉजिटिव इससे रिएक्ट करके H2O प्लस H2SO4 बनाएगा, और एक H+ साइन इसका H2SO4, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमने इसके साथ साथ इसमें ये H+ साइन एक HSO4 के साथ ऐसे बना लेगा, दो HSO4 है ना, तो इससे एक H2SO4 ये बन गया, दैट्स अ कैटलिस्ट। और H3O पॉजिटिव और एक और HSO4,
H3O पॉजिटिव और एक और HSO4, ऑब्वियसली बात है, एक वाटर बनाएगा और एक और H प्लस आइन और HSO4, वाटर है ना सॉल्वेंट, इसलिए अपन उसको ऐसे लिखते हैं H2SO4। मेरे पास दो H2SO4 बने, एक वाटर बना और नाइट्रोबेंजीन बने, वो बैलेंस रिएक्शन। तो इसका मतलब है ये तो कैटलिस्ट था, प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास नाइट्रेशन में, मैंने क्या किया, इसको H2SO4 और HNO3 के कॉम्बिनेशन से रिएक्ट करो, नाइट्रेशन हो जाएगा। Why it is so? Because HNO3 will act as a base and H2SO4 will act as a acid, ये acid base reaction होगा तो will get like that। अपन इसके 2 मोल यूज किए तो ये H3O पॉजिटिव, अगर इसके 2 मोल यूज किए तो will get like this। इसकी जगह अपन ऐसे कर सकते हैं भाई, HNO3 है, 2 मोल्स H2SO4 यूज किया अपन, what I got, H3O positive, NO2 positive plus twice of HSO4 negative, लो भैया रिएक्शन, ये नाइट्रेशन, ये अपने लिए नाइट्रेशन। अब अपन बात करेंगे नाइट्रेशन में आपको क्या करना है, आपको बस यहां पर क्या लिखना है नाइट्रेशन में, यू विल राइट दैट नाइट्रोनिमाइन इज अ इलेक्ट्रोफाइल, आप लिखोगे HNO3 और यहां पर H2SO4 लिख लो, दैट अंडरस्टूड होगा कि आपने एक्सेस में लिया होगा, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, एक्सेस मतलब 2 मोल्स, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, नाइट्रोनिमाइन बनेगा, और नाइट्रोनिमाइन फिर इस पर अटैक करके विल गेट दिस बैलेंस रिएक्शन, ये आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद वी कैन राइट सल्फोनेशन, वी कैन राइट सल्फोनेशन, जैसे नाइट्रेशन किया वैसे अपन को सल्फोनेशन भी पढ़ना होता है, तो वी कैन राइट दैट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होगा बेंजीन को एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करो बस, बेंजीन को एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो सल्फोनेशन। तो अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट करूंगा एक्सेस ऑफ H2SO4 मतलब ट्वाइस ऑफ H2SO4 ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट व्हाट आई गॉट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड प्लस एक H2SO4 होगा और एक वाटर होगा, so we can write that by H2SO4 और वाटर होगा तो H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे, दिस इज द प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है और कैसे रिएक्शन हुआ, जैसे यहाँ पर आपने बताया नाइट्रोनिमाइन था, तो उसमें वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, वैसे आपको बताना होगा क्योंकि वही हमसे एग्जाम में पूछेंगे। तो इसमें हमसे एग्जाम में जितना मैंने आपको बताया वो सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उनसे उसी पार्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सल्फोनेशन में व्हाट विल राइट, ये एक्सेस लिखा हमने तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई, अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो आप क्या करोगे, H2SO4 को एक दूसरे H2SO4 से रिएक्ट करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अपन कहेंगे भाई जब एक H2SO4 दूसरे H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ऐसे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस SO3, ये बन जाएगा, एक H2SO4 दूसरे H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस एंड दिस SO3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसमें तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, फिर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें SO3 विल एक्ट एज, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है और ये बेस है, एग्जांपल ऑफ सेल्फ एसिड बेस,
बेस। ठीक है, अब सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे मैंने मान लिया भाई आपने का एग्जांपल ऑफ एक एसिड जैसे बिहेव करेगा, दूसरा बेस जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर ये सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन है तो इसमें SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप में क्या हो रहा है, SO3 में क्या हो रहा है कि देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड टू वन सल्फर। तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, मतलब इस पे 3 डेल्टा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं तो अपन कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। SO3 will act as electron. Sulfonation carried out in concentrated H2SO4। तो concentrated H2SO4 ले लो आप एक्सेस में, और SO3 आप डायरेक्टली ले लो, या फिर आप H2S2O7 भी ले सकते हैं। H2S2O7 is oleum, and oleum is a combination of H2SO4 and SO3. We all know that SO3 plus H2SO4 is oleum. वो तो सब ठीक है, बट हाउ वी गेट दैट ये एक एसिड है और दूसरा बेस है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा उनको थोड़ा सा और जानना चाहिए कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। जैसे HNO3 में मैंने आपसे कहा था कि भाई HNO3 अगर एक्सेस में होगा तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा, अगर ये एक्सेस में होगा तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, H प्लस साइन और NO3, राइट ना, ओ दैट इज H प्लस साइन और HNO3 ना नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करता, लाइक दैट आल्सो वी हैव रिटन दैट। तो अपन ने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखा, ये भी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्सेस में है। लेकिन सल्फोनिक ग्रुप में अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन में ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो लेट अस चेक, एक H2SO4 दूसरे H2SO4 से रिएक्ट करता है, चलो भाई मान लिया, बट रिएक्शन करने का रीजन क्या है, ये H2SO4 इस पे एसिड जैसे अटैक करेगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैकेनिज्म अपन को जानना जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म तो मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप आगे जो अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे, अपन को सिर्फ ये रिएक्शन चाहिए, आगे जो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको इनपुट पता है कि अच्छा मैकेनिज्म ऐसे शुरू करते हैं, इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म की बात, तो HOS डबल बॉन्ड O अपन कहेंगे भाई ये OH और ये OH, ये वाटर बन गया अपने पास, ऐसे अपन को बनेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये अटैक किया, HSO4 नेगेटिव बना हुआ। अब होगा क्या, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप और ये इसमें गिवन है, तो ये यहां कॉन्जुगेशन में होंगे लोड पेयर, तो होगा क्या ना, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सिंस वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो विल राइट दैट जब ये ऐसे शिफ्ट होगा ना कॉन्जुगेशन के लिए तो ये वाटर लीव कर जाएगा। व्हाट आई गॉट, HO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक लोन पेयर लेके मैंने इसको दे दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर चला गया, मतलब मैंने एक वाटर हटा दिया, क्योंकि वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इट्स स्टेबल। तो हम कहेंगे भाई अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है भाई लीव करवा देते हैं क्योंकि प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप और मेरे पास ये गिवन HSO4 नेगेटिव, तो इसको ये नेगेटिव चार्ज इससे रिएक्ट करके क्या कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज इससे रिएक्ट करके बना देगा H2SO4 and we'll get this as SO3, this is it। तो अब अपने पास एक पार्ट आएगा, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रखा, मतलब अब जैसे बॉटल में अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रखते हैं ना, तो उसमें तो बहुत सारे H2SO4 होते हैं, तो क्या वो आपस में रिएक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। बहुत सारा, जैसे मेरे पास एक H2SO4 भरा हुआ बॉटल है ना, अगर वो इतना भरा हुआ है तो ऊपर वाले पार्ट में ना जो खाली स्पेस होगा उसमें SO3 होगा,
मैं जितने बार उस बॉटल को ओपन करूंगा SO3 एस्केप करता जाएगा और इसका डाइल्यूशन होता रहेगा। इसलिए H2SO4 जब भी हम रखेंगे ना, और अगर उस बॉटल में यूज कर रहे हैं, तो उसका नॉर्मलिटी हमेशा कम होता रहता है, एंड आफ्टर 6-7 मंथ्स वो डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, क्योंकि हम उसे ओपन करते रहे। तो फिर हम अब H2SO4 तो बड़ा डेंजरस एसिड होता है, उसे ऐसे नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे करना भी मतलब डेंजरस ही है, तो उसको अपन चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, अपन उसे चेंज करेंगे, ये ऐसे भी नहीं करते अपन। तो अपन क्या करेंगे, H2SO4 में अपन कहेंगे भाई ये SO3 तो है, तो ये SO3 अगर जो ऊपर है, अगर मैं उसको ऐसे कर लूं थोड़ा सा, तो वो मिक्स हो जाएगा वापस। हाँ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा वापस, मिक्स हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे H2SO4 को कि भाई ये फिर तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, तो ये इधर रिवर्सिबल हो गया, अगर हम उसे मिक्स करेंगे तो वापस आप मिक्स भी कर सकते हो। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये इक्विलिब्रियम में होता है उस बॉटल में। हम उसे ओपन करके जो H2 पहले अपन हाफ भरेंगे, ऊपर SO3 आ जाएगा, उस SO3 को पास कर लेंगे दूसरे ट्यूब में, वहां अपन के पास SO3 है, उसी को बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब हम क्या करेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब अगर हम बॉटल को ऐसे शेक करते हैं तो वापस मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। मेडिसिन के बॉटल भी तो होते हैं, वो नहीं लिखा होता उस पर शेक, अच्छे मेडिसिन को ओपन करने से पहले ना आप उसे शेक कर लेना, तो रीजन इज दैट ओनली। शेक करने का रीजन ही वही है कि ऊपर जो गैसेस हैं वो वापस मिक्स हो जाएं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। नॉट ओनली दैट स्टेप, ये स्टेप भी इक्विलिब्रियम में होता है। अब ये क्यों इक्विलिब्रियम में होगा, आपने नाइट्रेशन और क्लोरिनेशन को तो नहीं बताया, वो नहीं होता, ये वाला होता है। ये क्यों इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए अपन SO3 का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि आपने E पॉजिटिव अटैक करके तो मैकेनिज्म बता दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका एक बार मैकेनिज्म बता दो कि अगर कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो हम उसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब कोई ऐसा एटम जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं, तो दैट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वी नो दैट। और अगर उससे पाई बॉन्ड बना हुआ है तब तो और भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, वो हर जगह इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, उसे कहां से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसे जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा फट से लेके पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और सिग्मा बना लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिग्मा बनेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, ये बनाना अपन को आता है। सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन भी अपन को आता है ना, सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन भी अपन को आता है। तो अभी व्हाट विल डू, हम कहेंगे हमारे पास ऐसे क्या है, और मैं इसको ऐसे लिया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं इसको ना ऐसे शिफ्ट करने वाला। अगर इसको ऐसे शिफ्ट करोगे तो आई राइट लाइक दिस, जैसे जैसे आप इसको यहां शिफ्ट करोगे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन लोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज उसको दोगे, तो वो बॉन्ड 6 तो पहले से ही बना रखे हैं उसने, फिर तो फिर कहेंगे इसको यहां शिफ्ट कर लेंगे। मतलब ये टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं ऐसे करने वाला हूं, ये एरिडियम बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आपने बनाया सल्फर के साथ, तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, और इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेप इज। दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेप इज। फिर जब ये बनेगा
तो ऑलरेडी सोल्यूशन में वी आर हैविंग, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा हुआ था वहां पर कि उसमें H प्लस साइन है, H प्लस साइन होगा तो मैं इसको ऐसे बना लूंगा, पर यहाँ पॉजिटिव, इसको ना H3 और पॉजिटिव से रिएक्ट करवा देता, सोल्यूशन में था वो हमारे पास, मैं इसको ऐसे ही रखता, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर O नेगेटिव चार्ज है, तो O नेगेटिव चार्ज ये H पॉजिटिव इससे रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से थोड़ी रिएक्ट कर सकता है, OH बन गया। नाउ व्हाट, HSO3 नेगेटिव है मेरे पास, HSO4 ना एक नेगेटिव चार्ज है, जो रिएक्शन मैंने लिखा था, इसको हटाता हूं, यहाँ डबल बॉन्ड लिखता है, वहां पर क्या लिखेंगे अपन, डबल बॉन्ड लिखेंगे, हाँ सर, प्लस ये मैकेनिज्म अपन यही रुकते हैं आज, थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको कंपलसेट कर दूंगा, ये इससे आगे नहीं पढ़ते हैं बिकॉज मुझे थोड़ा काम है।